और मैं प्रेजेंटली Ajio.com में एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन 2011 से किया था NIT पटना से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। और मैम मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। BPSC में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? ज्योग्राफी मैम। ज्योग्राफी चुनने के पीछे कोई विशेष कारण? यस मैम, मैं चूँकि जब मैंने फैसला लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करने हैं, तो मैम मुझे ऐसे सब्जेक्ट को चुनना था जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस में कवरेज दे सके, चूँकि मैं कार्यरत था और मेरे पास मुझे पढ़ने के समय को ऑप्टिमाइज़ करना था। तो मैम ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट था वो मुझे लगा कि ऑप्शनल के साथ साथ ये इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो सेक्शन है उसमें भी मुझे मदद करेगी। तो ये कारण था मैम। ओके, आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या है? मैम मेरा फर्स्ट चॉइस BAS है, एंड देन सेकेंड इज बिहार एजुकेशन सर्विस, एंड द थर्ड इज DSP। ओके, पुलिस सर्विस से ऊपर आपने एजुकेशन सर्विस को रखा है, कोई विशेष कारण? यस मैम, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया है, बट बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। जैसे कि क्वालिटी में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, और मैम हायर एजुकेशन की तरफ ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है। 100 में केवल 25 लोग ही हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब कारणों से बिहार का जो रिलेटिव पिछड़ापन है बाकी स्टेट्स के कंपेयर में, एजुकेशन और एजुकेशन की क्वालिटी को मैं जिम्मेदार समझता हूँ। मैम वहीं पे मैं काम करना चाहता हूँ ताकि मैं बिहार को और बेहतर बना सकूँ। बिहार शिक्षा सेवा में अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो ऐसे 3 मेजर जगह बताइए जहाँ पे स्कोप है काम कराने का और आप वहाँ पे काम कराएंगे, तो लगता है कि आपको इंस्टेंट वहाँ पे काम कराने की जरूरत है। मैम मेरे लिए सबसे पहला काम ये रहेगा कि शिक्षकों की एक फौज तैयार करनी होगी, मतलब योग्य शिक्षकों की। उनको समय समय पर अपग्रेड और उनको भी अपस्किल करना पड़ता है। तो हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पे हम लोग उनके समुचित मॉडर्न ट्रेनिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैम, शिक्षा में कहीं ना कहीं शिक्षक और समाज में जो अभिभावक हैं छात्रों के, उनके बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैम हम लोग प्राइवेट स्कूल्स की तर्ज पे या बड़े स्कूल्स की तर्ज पे हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि आइडियाज़ का आदान प्रदान हो और फीडबैक्स लिया जा सके और काम किया जा सके इंडिविजुअल छात्रों पे। इसके अलावा मैम मैं स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहूँगा, स्पेशली स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि वहाँ हम लोग काफ़ी लैगिंग हैं। बहुत सारे स्कूल्स में प्लेग्राउंड्स की कमी है। तो मैम ये 3 जगह हैं जहाँ पे मैं काम करना। स्पोर्ट्स की आपने बात की, अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, ओलंपिक्स के बारे में आपको अवगत है आप ओलंपिक्स से? यस मैम, ये ओलंपिक्स चल रही हैं टोक्यो में अभी। ओलंपिक्स में भारत की जो पुअर परफॉर्मेंस है उसका क्या कारण है, क्या लगता है आपको? मैम एक बड़ा कारण तो ये है कि हम लोग जो चाइल्डहुड स्कूलिंग है, बचपन से जो हम लोगों को बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें स्पोर्ट्स कहीं करिकुलम में है नहीं, इनफैक्ट काइंड ऑफ मिसिंग है। तो ये एक फैक्टर है मैम, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जो मेडल लाते हैं, अमूमन ये देखा जाता है कि वो कच्ची उम्र में, मतलब 10 साल 12 साल 15 साल से वो प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको पूरे वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना है, एंड दे हैव टू बी ओनली वन अमॉन्ग द लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स। मैम उसके लिए एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट की और डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जहाँ पे कि टियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो स्कूल लेवल पे, फिर मैम ब्लॉक लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। इस तरह से अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है मैम, इट्स जस्ट ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर।
मौके नहीं मिल रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं प्लेयर्स को, इसकी यस वजह मैम। से। तो क्या लगता है आपको इसके पीछे स्टेट जिम्मेदार है? मैम इसके पीछे मैं कहूँगा कि हाँ, एज ए सोसाइटी हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें खेलों के प्रति थोड़ा सा रुझान कम है बाकी बाहर के सोसाइटी के मुकाबले, चाइना या फिर वेस्टर्न कल्चर के मुकाबले। हम लोग यहाँ पे बच्चों को प्रॉस्पर करने के लिए जो विभिन्न आयाम होते हैं उसको चयन करने में और करवाने में थोड़ा गार्जियन लेवल पे भी समस्याएं होती हैं। तो मुझे लगता है कि एज ए सोसाइटी गार्जियंस को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मैम इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन एक बड़ा कारण है। लोग गार्जियन भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। उनको लगता है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने में ही ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि खेल में तो रिस्क है, पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो मैम ये एक तरह से बॉटलनेक बना हुआ है, दोनों चीज़ को हम लोग सॉल्व करने में लगे हुए हैं। आपने बात कही कि पिछड़ापन, हमने देखा है कि ओलंपिक्स में अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल भी जीत के लाता है तो उसका यहाँ पे बहुत आदर सत्कार होता है भारत में। उसे किसी स्टेट का पुलिस सुपरिटेंडेंट बना दिया जाता है, उसे इनाम राशि में करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर अपने बच्चों को अभिभावक इस तरह से तैयार करते हैं तो उनको तो काफी कुछ मिल सकता है जो कि एजुकेशन से शायद उन्हें ना मिल पाए। बिल्कुल मैम, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जो अभिभावक होते हैं वो ये सोचते हैं कि टॉप लेवल पे ये जो सम्मान मिला है वो पूरे इंडिया में 10, 20 या 100 लोगों को मिलता है। एजुकेशन के लेवल पे आप अपनी नौकरी इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लाखों नौकरियाँ हैं। तो इट्स जस्ट कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इंश्योर करना चाहते हैं लोग, ताकि उनका लाइवलीहुड चलता रहे। भारत में ओलंपिक्स का आयोजन क्यों नहीं होता है, क्या कारण है? भारत इसकी मेजबानी क्यों नहीं करता है? मैम मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सुविधाओं के अभाव के कारण है मैम। वैसे जगहों की कमी है जहाँ पर सारे स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह अवेलेबल हो। ओके। मिडनाइट सन के बारे में आपने पढ़ा है? जी मैम, एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज, मैं सुन मिडनाइट नहीं पाया। सन। मिडनाइट शाइन। मिडनाइट सन, सन सूरज। मिडनाइट सन, सॉरी मैम, मैं इसके बारे में अवगत नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। इरविंगर करंट के बारे में आपने सुना है? मैम मैं सुन नहीं पाया, कौन सा करंट मैम? इरविंगर करंट, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस मैम आ रही है, इरविंगर करंट। मैम क्षमा चाहता हूँ मैम, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने सुना होगा, कहा जाता है कि हमारा जो पोल्स है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है या ज्यादा है? हाईएस्ट कहाँ पे है पूरे अर्थ में अगर हम बात करें तो बताएंगे? मैम मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट मैं गेस कर सकता हूँ कि पोल पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि धरती क्यों, वहाँ चिपटी हुई है। क्यों होना धरती चाहिए पोल्स चिपटी, पे ज्यादा? ज्योग्राफिकल रीजन क्या है? मैम वो चूंकि जो धरती है वो एक फुल कंप्लीट स्फेयर नहीं है, वो इक्वेटर पे चौड़ा है और पोल पे थोड़ी सी चिपकी हुई है। तो इसके कारण पोल्स जो है वो सेंटर से कंपैरेटिवली नज़दीक हैं इक्वेटर, इसीलिए मैम। ओके, दीपक सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। तो चंदन जी, आपने बताया कि आपकी हॉबी क्रिकेट है। क्रिकेट खेलना पसंद है आपको या क्रिकेट के बारे में जानकारी जुटाना पसंद है? सर खेलना पसंद है। आपको लगता है कि मतलब मैं ऐसा जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन कि इंडिया में
क्रिकेट बहुत सारे लोगों की हॉबी है। यस सर। जबकि कुछ ऐसे गेम्स हैं जो इंटरनेशनली तो रिकॉग्नाइज्ड हैं, ओलंपिक्स में भी वो ओलंपिक का पार्ट है, बट इंडिया में उनके बारे में कोई जानता भी नहीं, या बहुत यस छोटा फ्रैक्शन है लोगों का जो जानते हैं। जैसे कि एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो इंडिया में एकदम अननोन है। तो आपके हिसाब से, आपके अनुसार क्या वजह है कि क्रिकेट का यहाँ इतना बोलबाला है, जबकि और भी अच्छे गेम्स हैं जो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं? सर, एक कारण जो मुझे स्पष्ट नज़र आता है वो है सर मीडिया कवरेज। अन्य खेलों के मुकाबले क्रिकेट का मीडिया कवरेज काफ़ी है। इनफैक्ट अगर मैं अंदाज़ा लगाने की इजाज़त मिले तो लगभग 75 से 80% खेल के पन्ने क्रिकेट के समाचार से ही भरे हुए होते हैं। तो और सर ये लगभग मुझे ऐसा लगता है ये डेवलप हुआ है 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। उसके बाद से भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता बिल्कुल ही बढ़ गई है तेज़ी से। और क्योंकि सर लोकप्रियता ज़्यादातर मीडिया से ही ड्राइव होती है, मुझे लगता है सर मीडिया का अहम रोल है इसमें से। आपको नहीं लगता कि मीडिया तो समाज का ही आईना है? समाज जो देखना चाहता है वही मीडिया दिखाता है। आप मेरी इस बात से सहमत हैं? यस सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया को दोष देना उतना जायज होगा। यस सर, उस तर्क से अगर हम जाएं तो बिल्कुल मीडिया को पूरी तरह से हम लोग जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि अगर मीडिया कल से कुछ नया दिखाने स्टार्ट भी कर दे तो हो सकता है लोग उसको हाथों हाथ ना लें। बिहार के फिजियोग्राफी डिविजन्स कैसे, बिहार को फिजियोग्राफिकली कैसे डिवाइड किया गया था आपने? सर मेनली बिहार को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक नॉर्थ वेस्टर्न फुटहिल रीजन है हिमालय का, और फिर दूसरा एलुवियल प्लेन्स है जो नॉर्थ और साउथ बिहार दोनों में फैला हुआ है, और तीसरा रीजन जो है वो सदर्न पार्ट है, वो छोटा नागपुर के प्लेट्यू के आउटक्रॉप्स हैं, कैमूर, सासाराम, नवादा, गया, वो सर पठारी इलाके हैं। तो बेसिकली 3 इलाके हैं सर। और रिसोर्स किसको कहते हैं? व्हाट इज ए रिसोर्स? सर, resource is something, anything which is useful for human being. जैसे मिट्टी क्या रिसोर्स है? यस सर, बिल्कुल सर। कंकड़ पत्थर रिसोर्स हैं? सर, कंकड़ पत्थर भी रिसोर्स है सर। तो कंकड़ पत्थर किस काम आएंगे हमारे? सर उनको क्रश करके हम लोग बालू बना सकते हैं, उनको सीमेंट वगैरह में यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज कर सकते हैं। जब क्रश करके कुछ बना देंगे तब तो बदल जाएगा, तब वो कंकड़ पत्थर नहीं रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि एक ऐसे पड़ा हुआ कंकड़ पत्थर क्या हमारे लिए रिसोर्स है? सर रिसोर्स तो सर एक वाइडर डेफिनेशन है, जिसमें कि रिसोर्स को जानने के लिए सर पूरे ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कोई भी एक सामान एक पर्टिकुलर आदमी के लिए उस समय रिसोर्स नहीं हो सकता है वो उसके लिए यूजफुल नहीं है। जैसे कि सर अगर मैं भूखा हूँ और मेरे सामने एक प्लेट रख दिया जाए तो वो मेरे लिए रिसोर्स है, क्योंकि वो मेरे लिए यूजफुल है। बट मेरा पेट भरा हुआ है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है और एक थाली रखी हुई है, तो वो उसकी शायद यूटिलिटी मेरे लिए उतनी नहीं है। तो सर इस कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है सर। जी। बफर जोन्स से आप क्या समझते हैं? सर बफर जोन बेसिकली सर एक पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टर्म है, इसमें कि अगर दो ऑलमोस्ट पावरफुल इक्वल स्टेट्स अगर एक दूसरे से कन्फ्रंट कर रहे हैं तो
बीच में बफर जोन एक शांति स्थापित करने के लिए सर मददगार होती है। बेसिकली ये सर बैलेंस ऑफ पावर के लिए बफर जोन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो से क्या समझते हैं आप? सर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन सर अल्बिडो का तात्पर्य इंसोलेशन से है सर, कि जो सन से जो इंसोलेशन आता है धरती पे, उसमें से कितना रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ये बताइए कि अर्थ का जो मूवमेंट है, यस सर, उसमें दो चीजें हैं, एक रोटेशन ऑफ द अर्थ एक है, एक रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। तो यस कौन कौन से वो फिनोमेना हैं जो हमें रोटेशन की वजह से देखने को मिलते हैं, और कौन कौन से फिनोमेना हैं जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से देखने को मिलते हैं? सर रोटेशन ऑफ द अर्थ से सर ये तात्पर्य है कि अक्ष के धरती अपने अक्ष के चारों तरफ जो घूम रही है उसको रोटेशन, और सन के चारों तरफ घूम रही है उसको रिवॉल्यूशन के रूप में सर हम लोग ट्रीट करते हैं। सर रोटेशन से सर दिन और रात होता है, और रिवॉल्यूशन से सर सीजन्स आते हैं, ऋतुएं। जी, और इसमें जो अर्थ का जो टिल्ट है अपने एक्सिस पे, यस, उसका क्या रोल है, और उस टिल्ट की वजह से हमें क्या फिनोमेना देखने को मिलते हैं? सर अगर धरती टिल्टेड नहीं होती तो हमेशा दिन और रात हर जगह पे बराबर ही रहता, 12 घंटे पृथ्वी के हर जगह पे, कहीं पे ये परिवर्तन नहीं होता। इज बिकॉज ऑफ दैट टिल्ट नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है उसमें डिफरेंस होता है। और धरती पे कई ऐसी जगहें भी हैं जैसे कि 66.5 डिग्री के बियॉन्ड बोथ लैटिट्यूड में या तो दिन हमेशा रहता है या फिर रात हमेशा रहता है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अर्थ। इंडस्ट्रीज की लोकेशन को कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं? सर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मार्केट एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन सर पहले जब इंडस्ट्रीज का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में, उस समय सर रिसोर्स से डिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि सर ट्रांसपोर्टेशन उस समय बहुत महंगा हुआ करता था। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वैसी जगहों पे लोकेट हुई जहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, एज इन मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फ्यूल रिसोर्सेस। लेकिन सर बाद में धीरे धीरे मार्केट का रोल बढ़ता गया, जैसे कि जापान में ऑल्दो फेरस मिनरल नहीं है, लेकिन आयरन एंड स्टील बहुत डेवलप्ड है। करंट अकाउंट डेफिसिट, अक्सर न्यूज में आपको ये सुनने में आता है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, किस चीज से संबंधित है? सर मैं अगर 30 सेकेंड मिले तो मैं सर रिकॉल करने की कोशिश कर सकता हूँ। सर करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिशिएंसी, और ओवरऑल सर फॉरेक्स का जो आदान प्रदान हो रहा है वो करंट अकाउंट डेफिसिट से गवर्न होता है। सर ओवरऑल जो कंट्री बिजनेस कर रही है, सामान की खरीद बिक्री इंटरनली भी हो रही है और बाहर से भी हो रही है, तो ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना डॉलर मुझे बाहर देना पड़ेगा या कितना डॉलर मेरे पास आया, ये करंट अकाउंट डेफिसिट से पता चलता है सर। ओवरऑल आपका फॉरेक्स कितना खाली हुआ या भरा, फॉरेक्स रिजर्व। असम और मिजोरम के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट अभी न्यूज में आई होगी, शायद अवेयर हूँ। तो
उसके बारे में पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर श्री जोरामथांगा। असम के? श्री हिमंत बिस्वा शर्मा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इस कॉन्फ्लिक्ट को आप बैकड्रॉप में रखते हुए यदि आपको असम से एज ए पुलिस चीफ या लीडर ऑफ पुलिस फोर्स अगर भेजा जाता इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले, जैसा कि एलिगेशन लगाया जा रहा है कि पुलिस के एक आला अफसर भी इसमें असम की तरफ से शामिल थे, यस सर। तो वैसी सिचुएशन में यदि आपको टॉप लीडरशिप से ऐसा इंस्ट्रक्ट किया जाता कि आपको जाके और इस तरह की घटना को अंजाम देना है, तो वहां पर आपका क्या स्टैंड होता? कैसे आप टैकल करते हैं इन सिचुएशन? सर अगर मुझे ये आदेश मिलता कि वहाँ जाकर के 6, 8, 10 या ऐसे कि जो भी लोग ऑक्यूपाई किए हैं उनको गोली मार दो, तो सर शायद मैं एक बार सोचता और सर मैं अपने सीनियर्स से चर्चा करता कि सीधा ऐसे जाकर के गोली मार देना शायद उचित नहीं है, हमें ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, नोटिस एक्सेट्रा, और सिविल मीन्स से पहले जगह को खाली करने के प्रयास होने चाहिए, ना कि बलपूर्वक। सर बल का इस्तेमाल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है चंदन जी, मेरी तरफ से इतना ही। ओवर टू क्रांति। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी सर। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है? यस सर। ज्योग्राफी हिस्ट्री को कैसे प्रभावित करती है? सर शुरू से ही सर देखा गया है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लोगों के विकास में बहुत बड़ा रोल रखती हैं। जैसे कि सर अगर आपकी समुद्र से नज़दीकी है और आप ट्रेड रूट पे बिलोंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास एडवांटेज है। सर अगर मिडाइवल पीरियड को देखें या एंशियंट पीरियड को देखें तो समुद्र से नज़दीक के जो इलाके थे, अरेबियन या फिर रोमन साम्राज्य, ये सारे बहुत डेवलप्ड थे क्योंकि सर इनकी कनेक्टिविटी, इनकी ज्योग्राफी वैसी थी। सिमिलरली सर अफ्रीका या फिर जो हिमालयन रीजन है वो पिछड़ा रहा है। और सर अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर बात किया जाए तो सर वैसे देश जो रीचेबल हैं, कनेक्टेड हैं, वेल इक्विप्ड विथ मिनरल्स, रिसोर्सेज और सर नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर हैं, उनको डेफिनेटली सर एक विकास में एडवांटेज मिला है। और सर ज्योग्राफी और क्लाइमेट से मानव का जो विकास हुआ है शुरू से ही, कल्चरल डेवलपमेंट जो हुआ है वो एकदम से अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। सर मनुष्य उन्हीं जगहों पे जा सकता था जहाँ पे उसके लिए रहने के सही साधन मौजूद हों। यस। तो आपने ज्योग्राफी को लगभग सिविलाइजेशन से जोड़ा है, ज्यादा सिविलाइज्ड जगह है जहाँ पे ज्योग्राफी फेवरेबल है। यस। और ज्यादा डेवलप्ड है जहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं वहाँ पर। और सर मॉडर्न केवल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ज्योग्राफी जो हिस्ट्री को किसी जगह, हिस्ट्री में तो केवल डेवलपमेंट ही नहीं होगा, जो पिछड़ा होगा उसके बारे में भी जाना जाएगा, जो आम जन होंगे उनके बारे में भी होता है डील। हिस्ट्री बेसिकली पास्ट के बारे में स्टडी है। तो किसी जगह के जो आप किस प्रकार से देखते हैं कि जो ज्योग्राफी है किस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया है किसी के हिस्ट्री को? हिस्ट्री में जो नॉर्मल पीपल है उनके बारे में भी मैं पूछ रहा हूँ। यस। उनके फूड हैबिट्स, उनके ड्रेसेस, उनके रहने सहने की आदत, इन सब चीजों के बारे में सर हिस्ट्री में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, पहले सर ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज को लेकर के ही होते थे। सर रिसोर्सेज जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, जैसे कि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो यहाँ पे जो इन्वेडर्स हर जगह से आए, ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, इवन मंगोलिया से सर। तो सर ये यहाँ पे सर हम देख सकते हैं कि कैसे ज्योग्राफी लोगों को आकर्षित कर रही है और हिस्टोरिकल डेफिनेशन को चेंज कर रही है। इसके अलावा सर
हर जगह, जैसे कि सर बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि खाने पीने में समुद्र के किनारे लोग ज़्यादातर मछली पसंद करते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे लोग सर राइस ज़्यादा खाते हैं। तो इन सब चीज़ों को डेफिनेटली ज्योग्राफी प्रभावित करती है, रहन सहन का तरीका। और यहाँ तक कि सर कई बार ये देखा गया है कि शारीरिक बनावट को भी ज्योग्राफी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, क्योंकि पिग्मीज एक प्रजाति होती है, एक नस्ल है, वो सर काफ़ी छोट उनकी हाइट होती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ज्योग्राफी जो, चूँकि वो फॉरेस्ट में रहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सर साउथ ईस्ट एशिया में लोगों के आँख में सर एक फोल्ड होता है, वो कहा जाता है कि चूँकि वो इक्वेटोरियल रीजन में रहते हैं और काफ़ी बारिश और बीमारी वहाँ होती है और मक्खियाँ उड़ती हैं, तो इसके कारण उनके आँख को इस तरह से अडॉप्ट हो गया। तो ओवरऑल सर अडॉप्शन भी हम देख सकते हैं कि नॉट ओनली ऑन कल्चरल पैरामीटर्स, रिलीजन, फूड, बट कहीं ना कहीं फिजिकल अडॉप्शन भी सर होता है ज्योग्राफी के कारण। ये पिग्मी जनजाति कहाँ की है, आप बता रहे थे पिग्मी के बारे में? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर इसके बारे में, समझ। जेट स्ट्रीम क्या होता है सर? जेट स्ट्रीम एक कांस्टेंट डायरेक्शन में, स्पेशली वेस्टर्ली विंड्स होती हैं जो ट्रोपोस्फेयर में बहुत ही ऊपर, यानी 10-12 किलोमीटर, 8 से 12 किलोमीटर के रेंज में कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं। स्पेशली सर इनको देखा गया है कि जो 60 से 70 डिग्री का नॉर्थ लेटीट्यूड है, वहाँ पे सर इनकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया जेट स्ट्रीम? सर ये सर एक बार सर क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए, ऑडिबल है। सर ये ऑब्जर्व किया गया था सर हवाई जहाज के उड़ने के समय को लेकर के। मुझे एग्जैक्टली सर वो उड़ान और वो लोकेशन कहाँ से कहाँ उड़ी थी वो नहीं पता है, लेकिन सर ऐसा इवैल्यूएट किया गया था कि जाते समय कम टाइम लग रहा है और आते समय ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो फिर लोगों ने रिसर्च किया और ये पता लगाया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम, क्योंकि जब जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन में आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कम समय लगेगा ट्रैवल करने में। तो जेट का हेल्प कर रहे थे इसलिए जेट स्ट्रीम नाम रखा गया। और यस सर। और ये कहाँ प्रिवेलेंट है ज्यादा, किस क्षेत्र में है, ये बता सकते हैं आप? सर सबसे स्ट्रॉन्ग जेट फोर्स सर 60 से 70 डिग्री लैटिट्यूड में सर रहती है। और सर इंडिया में भी सर मानसून के समय में ये सदर्न पेनिसुला के ऊपर से सर उड़ती है, लेकिन डायरेक्शन सर उसका अपोजिट होता है, ईस्टर्ली वो होती है। अच्छा, नॉर्दर्न इंडिया में जो बारिश के कारण मानसून के अतिरिक्त क्या है? मानसून से तो बारिश होती है, उसके अतिरिक्त जो सर्दियों में बारिश हो रही है उसका नहीं है? सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं सर उसको। ये सर टेम्परेट साइक्लोन्स जो मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट होती हैं, वो ट्रैवल करके सर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आती हैं और उनके हेल्प से बारिश होती है सर। इसके अलावा सर तमिलनाडु के कोस्टल, ये सर तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में भी सर चूँकि जो रिटर्निंग मानसून होता है वो बारिश कराती है। सर्दियों में सर इन दो जगहों पर विशेष रूप से बारिश होती है। केवल तमिलनाडु में रिटर्निंग से होती है, कर्नाटक में नहीं होती? सर चूँकि रिटर्निंग मानसून होता है सर कर्नाटक में भी सर थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता है। थोड़ा बहुत क्यों होता है, वहाँ पे ज़्यादा क्यों होता है तमिलनाडु में? सर क्योंकि कोस्टल रीजन में जो रेनफॉल करने के बाद जो विंड है वो हीटेड हो जाती है सर, और अपना मॉइस्चर चूँकि वो ऑलरेडी रिलीज कर चुकी है तो उसके पास बरसने के लिए उतना मॉइस्चर बचता नहीं। ठीक है। इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है? सर ये
एक इमेजिनरी लाइन है जिसके इस पार और उस पार से सर डेट का निर्धारण होता है। अगर इसके ईस्ट जाए तो क्या होगा? डेट सब्सट्रैक्ट होगा या ऐड होगा? सर अगर ईस्ट जाएंगे तो डेट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। श्योर है आप? यस सर, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लॉक मैनेजमेंट ये वर्ड यूज किया जाता है, इसका क्या मतलब? सर क्षमा चाहता हूँ सर, क्रॉप मैनेजमेंट आपने कहा? क्लॉक घड़ी। क्लॉक मैनेजमेंट सर क्या इसका संबंध? सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपसे सहमति लेनी। संदर्भ क्या इसका है क्लॉक मैनेजमेंट का, जो टाइम का डिफरेंस होता है डिफरेंट रीजन में। यस सर। अगर किसी देश का एक्सपेंशन जो है काफी लॉन्गिट्यूड के बीच में हो तो Yes, उसको क्लॉक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये क्लॉक मैनेजमेंट क्या है? सर अगर हम लोग सर एक ही टाइम रखेंगे सर, एक ही घड़ी रखेंगे तो पूरे देश में सर जो दिन और रात होता है, चूंकि उसको तो हम लोग सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं। अगर सर हमारी एक्टिविटी हम ऑफिस टाइम रखते हैं लेट से 10 बजे से 6 बजे के बीच में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10 बजे किसी राज्य में दोपहर हो और 10 बजे किसी जगह पे सुबह ही हुआ हो। तो सर एक समय नहीं रखा जा सकता है, जैसे कि सर अमेरिका में वहाँ सर 7 टाइम लाइन है, ताकि लोकली जो नेचुरल डे और नाइट का साइकिल है उसको हम लोग एकोमोडेट कर सकें अपने घड़ी के अनुसार। ठीक है चंदन जी, आपका इंटरव्यू ओवर जा सकते हैं। थैंक यू मैम।